प्रिय साथियों नमस्कार। मैं जसवंत सिंह कैलासिया। हमारी YouTube चैनल पाराद लोकतंत्र का अंकुरण में आपका स्वागत है। हमारी एक अंग्रेजी चैनल भी है जिसका नाम है पाराद जर्मिनेट्स द डेमोक्रेसी। हम सोशल मीडिया के दीगर प्लेटफॉर्म पर भी उपलब्ध हैं। डिस्क्रिप्शन में जा कर के आप इसका अवलोकन कर सकते हैं। हमारी ये चैनल किन उद्देश्यों के लिए लॉन्च की गई है और उसके क्या दर्शन हैं, उसके क्या मोटिव्स हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, इस विषय में भी आप डिस्क्रिप्शन में जाकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इन दिनों हम भारतीय न्याय व्यवस्था के विषय में अपने विचार प्रस्तुत कर रहे हैं। हमने अपने विचारों को एक आलेख के रूप में लिपिबद्ध किया है और इसको हमने 5 छोटे छोटे भागों में बांटा है जो कि औसतन 10 या 12 मिनट की अवधि के हैं। इस आलेख का शीर्षक मैं इस तरह से आपके सामने प्रस्तुत करता हूँ। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालयीन व्यवस्था। मैं शीर्षक को दोहरा रहा हूँ। भारत की सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक, धार्मिक, आर्थिक व्यवस्था बनाम भारत की न्यायालयीन व्यवस्था। हम अभी तक इस श्रृंखला के 3 एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर चुके हैं। आज हम चौथा एपिसोड आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। एक हम निवेदन ये भी करते हैं कि हमारा ये जो आलेख होता है पूरी तरह से तकनीकी स्वरूप का होता है, अतः हम इसको आपकी सेवा में पढ़कर ही प्रस्तुत करते हैं। मैं चौथा एपिसोड इस प्रकार से प्रस्तुत करता हूँ। भारतीय न्याय व्यवस्था का सामाजिक न्याय दिलाने एवं मानवाधिकारों के संरक्षण में भारी असफलता के प्रसंग में यहाँ कुछ अन्य बातें भी विचारणीय हैं। हम ये भी स्वीकार करते हैं कि पिछले लगभग 20-25 वर्ष से भारत में बड़ी तेज़ी से लोकहितवादों, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL की भरमार हुई है। इसमें भारतीय न्याय व्यवस्था ने बहुत सक्रिय भूमिका भी निभाई है। विधि शास्त्रीय एवं संवैधानिक प्रावधानों के तहत PIL सामाजिक न्याय दिलाने एवं मानवाधिकारों को सुरक्षित करने की श्रेणी में आते हैं। उल्लेखनीय है कि इन मामलों में न्यायिक सक्रियता के कारण विधायिका को अनेक कानूनों, नियमों, अभिकरणों, आयोगों, बोर्डों एवं अन्य अर्धन्यायिक संस्थानों को निर्मित करने के लिए विवश होना पड़ा है। न्यायपालिका को भी अपनी कार्यप्रणाली में आवश्यक सुधार लाने एवं अपनी संवेदनशीलता को बढ़ाने, उत्तरदायित्वों को बारीकी से परिभाषित करने तथा उनका निर्वहन करने के लिए भी बाध्य होना पड़ा है। हालांकि हम यहाँ यह भी स्वीकार करते हैं कि संविधान के दिशा निर्देशों के अनुसार अनेक अंतर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों, अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों जैसे कि संयुक्त राष्ट्र संघ, यूनिसेफ, विश्व स्वास्थ्य संगठन, अंतर्राष्ट्रीय श्रम एवं एमनेस्टी इंटरनेशनल, ग्रीन पीस इत्यादि अनेक अंतर्राष्ट्रीय प्रसंविधाओं, इंटरनेशनल कोवेनेंट्स पर हस्ताक्षर करने से गैर शासकीय संगठनों, NGOs एवं विश्व जनमत के दबाव में आकर तथा न्यायिक सक्रियता के परिणाम स्वरूप भारत की विधायिका ने सामाजिक न्याय देने, विस्तारित न्याय, डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस देने एवं मानवाधिकारों के संरक्षण एवं संवर्धन करने के लिए ढेर सारे कानून बनाए हैं। जहाँ तक कि वन्य प्राणियों, घरेलू पालतू पशुओं, पर्यावरण संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण इत्यादि के विषय में भी ढेर सारे कानून, नियम बनाए हैं। मानवाधिकार आयोग भी निर्मित किए हैं। उधर न्यायिक सुधारों के तहत अनेक जन कल्याणकारी प्रावधानों को भी लागू किया है, जैसे कि विधिक साक्षरता, निर्धनों को निःशुल्क विधिक सहायता, लोक अदालतों का गठन तथा लोक अदालतों का सतत आयोजन इत्यादि। इन दिनों कुछ खास
जटिल एवं गंभीर मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा विशेष जांच दल, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, SIT के गठन इत्यादि ऐसे नए आयाम हैं जो सामाजिक न्याय, विस्तारित न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण संवर्धन की दिशा में बड़े कदम माने जाते हैं। इन दिनों विधायिका एवं न्यायपालिका बालकों, बालिकाओं एवं महिलाओं के प्रति हो रहे अपराध, अत्याचार, अनाचार के विरुद्ध बहुत सक्रिय है। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारी शिकायत एवं चिंता, कंप्लेंट एंड कंसर्न ये है कि कुल मिलाकर भारतीय समाज में इनका ना तो व्यापक प्रभाव नज़र आता है, ना ही आसन समस्याओं, अपराध की घटनाओं, इवेंट्स में वांछित सांख्यिकीय कमी। उल्टे आंकड़े यह कहते हैं कि ये सब बढ़ते क्रम में हैं। इसका क्या राज रहस्य है? इन राज रहस्यों के विषय में पाराद अपने अध्ययन अनुसंधान क्षेत्रीय अनुभव के अनुसार इस प्रकार विश्लेषण प्रस्तुत करता है। पहला, भारतीय शासक वर्ग जब कोई समस्या, ज्वलंत समस्या, बर्निंग क्राइसिस के रूप में देश स्तर पर उभर करके सामने आती है और शासक वर्ग को ये लगने लगता है कि वो इस ज्वलंत समस्या से देश को निजात नहीं दिला पाएगा, तो वो एक अधिनियम, एक्ट, कोड पारित कर समस्या की इतिश्री मान अपना पल्ला झाड़ लेता है। दूसरी तरफ न्याय व्यवस्था भी इन अधिनियमों को उस वांछित मिशनरी भावना, मिशनरी जील और कारगर तरीके से लागू करवाने में कोई सक्रियता नहीं दिखाती जितनी की उसकी ज़रूरत है। दूसरा, चूँकि भारत का शासक वर्ग तथा कथित लोकतंत्र की आड़ में सत्तासीन है और जैसा कि हमने पूर्व में कहा है, कोई भी ये नहीं चाहता कि ऐसी व्यवस्था जो उसकी रोजी रोटी पर बिना मेहनत, लागत, कष्ट के घी लगाती है, तो उसे वो नष्ट करे। अर्थात स्पष्ट शब्दों में भारत का शासक वर्ग कभी नहीं चाहेगा कि भारत का संविधान दिल से, मिशनरी भावना से एवं शब्दशः लागू हो। बस यही कॉमरेड माओ का प्रधान विरोधाभास, प्रिंसिपल कॉन्ट्रडिक्शन का सिद्धांत लागू होता है। हमारे उपरोक्त आक्षेपों के प्रमाण में हम अन्यत्र वर्णन कर चुके हैं। अगला बिंदु, भारत में हमें जो समस्याएं दिखाई देती हैं और जो रस्सा खिंचाई एवं उठापटक दिखाई देती है, उनके मूल में ये कारण है कि एक तरफ भारत का संविधान जो कि विधि शास्त्रीय सिद्धांतों, लोकतांत्रिक सिद्धांतों, तार्किक, हेतुवादी तथा वैज्ञानिक मान्यताओं के आधार पर निर्मित है तथा समाज को इन्हीं दिशाओं में ले जाने का एक रोड मैप है, लेकिन दूसरी तरफ भारतीय शासक वर्ग का जो संविधान, विधान, जीवन जीने की शैली एवं सामाजिक मान्यता प्रणाली है, वो उपरोक्त वर्णित सिद्धांतों व मान्यताओं के ठीक विपरीत है। भारत का संविधान भारतीय शासक वर्ग की उस आदिकालीन व्यवस्था को समाप्त करने का एक जरिया है जो उनकी रोटी पर बिना किसी मेहनत, लागत, कष्ट के घी लगाता रहता है। अब चूंकि भारतीय शासक वर्ग देश की सत्ता पर काबिज है, अतः स्वाभाविक है कि भारत के संविधान को वो लागू नहीं करना चाहेगा। नोट करें, कोई भी व्यक्ति अपने पैरों पर कुल्हाड़ी नहीं मारता, अतः भारतीय शासक वर्ग, जैसा कि हमने अन्य स्थानों पर भी कहा है, सने सने अपने आदिकालीन संविधान, विधान, सामाजिक मान्यता प्रणाली तथा अपने जीवन जीने की शैली को लागू कर सब पर जबरन थोपने की दिशा में अग्रसर है। यही प्रधान विरोधाभास है। अगला बिंदु, इन सब बातों को रोकने एवं भारतीय संविधान के प्रावधानों को वास्तव में पुनीत, पवित्र एवं मिशनरी भावना से
लागू करने की जिम्मेवारी न्याय व्यवस्था को है, लेकिन भारतीय न्याय व्यवस्था इन जिम्मेवारियों को निभाने में पूर्णतः असफल रही है, क्योंकि वो स्वयं ही शासक वर्गीय मानसिकता रखती है, न कि विधि शास्त्रीय एवं न्यायिक मानसिकता, और ना ही वो तर्कवादी है, ना ही हेतुवादी है, उल्टे पुरोहितवादी एवं यथास्थितिवादी कंजर्वेटिव है। प्रिय साथियों, इस प्रकार हमारा इस श्रृंखला का चौथा एपिसोड यहीं समाप्त होता है। अगर आपको ऐसा प्रतीत होता है कि हम आधारभूत कुछ मौलिक और क्रांतिकारी बातें एवं जानकारियाँ आपकी सेवा में प्रस्तुत करते हैं, तो हम निवेदन करते हैं कि हमारी इस चैनल को सब्सक्राइब करने, शेयर करने और लाइक करने का कष्ट करें। हमारे साथ बने रहने और हमारा पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।